बहू के व्यवहार को देखकर मोहिनी जी अचंभित हो जाती थी, क्योंकि वह बात बात पर बड़बड़ाया करती थी, क्योंकि उसे अपने सास ससुर के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह इसी बात से अपने पति से भी नाराज रहती थी। लेकिन उसका पति अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था, वह तो उसकी ही हाँ में हाँ मिलाता था। लेकिन यह बात अभिषेक जी को सब पसंद नहीं थी। वह कभी कभी अपनी बहू से नाराज हो जाते थे, लेकिन मोहिनी बात को संभाल लिया करती थी। जब से उनकी मृत्यु हुई तब से अभिषेक जी एकदम अकेले पड़ गए थे। बहू भी उन्हें ना तो टाइम से खाना देती थी और ना ही नाश्ता देती थी। अभिषेक जी का तो पूरा रूटीन ही बदल गया था। वह पूरा पूरा दिन अपने कमरे में ही बैठे रहते हैं, ना किसी से बातें करते हैं ना किसी से मिलते हैं। अभिषेक जी घर के पास बने पार्क में घूमने के लिए गए हैं। वह सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटे पार्क में घूमने जाते हैं। उसके बाद घर आकर ही योगा करते हैं, नहाकर पूजा करते हैं। नहाने के बाद ही अभिषेक जी चाय नाश्ता करते हैं। ये हमेशा से उनका नियम रहा है। अपनी पत्नी के साथ जब तक वह रहे हैं तब तक किसी नियम का पालन पोषण करते रहे। जब तक उनकी पत्नी मोहिनी जी के हाथ में रसोई की जिम्मेदारी थी तब तक तो उनके इस नियम में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी हो गई है, घर में बहू आ गई है, घर की सत्ता बहू के हाथ में पहुंच गई है। अब बहुएं अपने हिसाब से रसोई संभालती हैं, अपने हिसाब से घर के काम धाम करती हैं। लेकिन अभिषेक जी भी क्या करें, उन्हें तो पूरी ज़िंदगी से यही आदत रही कि सुबह उठकर घूमने जाते हैं, योगा करते हैं, नहाकर पूजा करके उनको बहुत तेज़ भूख लगती है, क्योंकि तब तक सुबह के 9 बज जाते हैं। लेकिन बहू तो सोकर ही 9 बजे तक उठती है। आज तो संडे का दिन है तो बहू थोड़ा और लेट उठेगी, इसीलिए संडे वाले दिन उनकी पत्नी ही रसोई में जाकर अपने पति के लिए 1 कप चाय और नमकीन बिस्कुट लेकर के आ जाती है। मोहिनी जी स्वभाव से बहुत ही सरल हैं। दोनों ही पति पत्नी अपने समय पर खूब मेहनती रहे हैं। अभिषेक जी ने अपना बिजनेस खड़ा करने में अपना जीवन लगा दिया और मोहिनी जी ने घर को पूरी ईमानदारी के साथ संभाला है। एक भी पैसा फालतू का खर्च नहीं होने देती थी। अभिषेक जी का शहर में खूब नाम था। अपने समय में ही उन्होंने एक की बहुत बड़ा बंगला बनवा लिया था, जिसमें अभी वह अपनी पत्नी और बहू बेटे के साथ रहते हैं। घर में वैसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, घर के सारे कामों के लिए नौकर लगे हुए हैं। लेकिन अभिषेक जी का मानना था कि रसोई में खाना घर की लक्ष्मी को ही बनाना चाहिए, इसलिए हमेशा मोहिनी जी ने रसोई संभाली है और अब उनकी बहू रसोई को संभालती है। घर में ना तो पैसों की कमी है, ना ही किसी तरह के साधन की। अभिषेक जी का बेटा भी बहुत अच्छा है, अपने पिता जी की हर बात मानता है। अभी 15 दिनों से अभिषेक जी अपने बिजनेस को नहीं संभाल पा रहे थे, क्योंकि उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी। डॉक्टर ने ज़्यादा देर तक बैठने से मना किया, 1 महीने का रेस्ट बताया, इसलिए वह 15 दिनों से अपने बिजनेस को नहीं संभाल पा रहे थे। पूरा बिजनेस उनका बेटा ही संभाल रहा था। बेटे को अभी बिजनेस का उतना ज्ञान नहीं था। जहाँ उसे अपने पिता की ज़रूरत होती थी, अपने पापा को फ़ोन करके पूछ लेता था, वीडियो कॉलिंग करके चीज़ों को संभाल लेता था। अभिषेक जी अपने बेटे को समय समय पर ज़रूरी सलाह देते रहते थे, किस तरह से बिजनेस को चलाना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है। मोहिनी जी नाश्ता बनाकर अभिषेक जी को डाइनिंग टेबल पर दे देती हैं।
अरे मोहिनी, तुमने नाश्ता नहीं किया क्या अभी तक? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है समय से नाश्ता कर लिया करो, मेरा इंतज़ार मत किया करो। डॉक्टर ने कहा है कि सुबह सुबह ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना है, नहीं तो तुम्हारी शुगर बढ़ जाएगी और तुम्हें घबराहट होने लगेगी। थोड़ा अपना ध्यान दिया करो। चलो अपना भी नाश्ता मेरे साथ ले करके आ जाओ और इधर बैठकर मेरे साथ नाश्ता करो। ठीक है, आप अपना नाश्ता शुरू करो, मैं अपना भी लेकर आती हूँ। दोनों लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ करके नाश्ता करने लगते हैं। 9 बजे तक बहू बेटा भी उठ जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर दोनों लोगों को देखते ही वैशाली का मुंह बन जाता है। अभिषेक जी का बेटा तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहू हमेशा खटपट करती रहती है। उसको तो ऐसा लगता है कि उसके माता पिता ने एक रईस खानदान में उसकी शादी की है, तो जाते ही पूरे घर की बागडोर वह अपने हाथों में ले लेगी। यही सोच करके वह अपने ससुराल में आई थी, लेकिन जब इधर आकर देखती है कि अभी तो सारा बिजनेस पिता जी के हाथों में है, तो उसको यह सब कुछ पसंद नहीं आता है। हालांकि वह कर कुछ नहीं पाती है, क्योंकि अभिषेक जी का बेटा अपने पिता की हर बात मानता है, इसीलिए वह अपनी ज़्यादा मनमानी नहीं कर पाती है। लेकिन जब भी उसको मौका मिलता है, अपने सास ससुर को सुनाने में कभी नहीं चूकती है। कई बार सास ससुर को भला बुरा भी कह देती है, लेकिन मोहिनी जी बहुत ही समझदार महिला हैं। अगर बहू कभी कुछ कह भी देती तो वह घर की बातें इधर से उधर नहीं करती हैं, बहुत ही अच्छी तरह से अपनी घर गृहस्थी को संभालते रहती हैं। वैशाली डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपने सास ससुर से कहती है, मुझे 2 दिन के लिए अपने मायके जाना है। मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनको देखने का मन कर रहा है। तब तक बिजनेस आप ही संभालना, क्योंकि वह भी मेरे साथ जाएंगे। 2 दिन लग जाएंगे आने में। कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम तो देख रही हो 15 दिन पहले ही तुम्हारे ससुर जी का एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बताया है। अगर तुम चले जाओगे तो अभी इस हाल में तुम्हारे ससुर किस तरह से बिजनेस संभाल पाएंगे? पूरा दिन कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो रीढ़ की हड्डी में और भी दर्द हो जाएगा। अभी भी रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द है कि पूरे दिन कमर में बेल्ट बांधे रहते हैं, तो फिर उधर इसे कैसे संभाल पाएंगे? कमल होता है साथ में तो वह काम कर लेते हैं। वैशाली को अकेले ही मायके जाना पड़ता है। अपने पिता जी की तबीयत को देखते हुए कमल भी साथ जाने से मना कर देता है। वैशाली को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अब तो वह अपने सास ससुर से और भी ज़्यादा चिढ़ गई कि तुम्हारी वजह से मुझे मायके अकेले जाना पड़ रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। वैशाली जब भी मायके जाती थी हमेशा कमल के साथ ही जाती थी। अभिषेक जी और मोहिनी जी कभी भी बहू के मायके जाने में कोई रोक टोक नहीं करते थे। मायके क्या, वह तो कहीं भी आने जाने में कोई रोक टोक नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, अभिषेक जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कमल को जाने से रोक रही हैं। लेकिन वैशाली को यह बात समझ में नहीं आई। मायके से आने के बाद वैशाली का स्वभाव एकदम से ही बदल गया था। अब तो वह अपनी सास से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी, हर बात का उल्टा सीधा जवाब दे रही थी। अभिषेक जी भी घर पर ही बैठे थे तो उसे बड़े खटक रहे थे कि कुछ काम धाम तो करते नहीं हैं, पूरे दिन घर में बैठे रहते हैं। घर में बैठे बैठे पूरे हफ्ते इनको खाना बनाकर खिलाते रहो। एक तो रसोई में काम वाली भी नहीं रखने देते हैं, कहते हैं बहू के हाथ से ही खाना बना चाहिए। महीने भर बाद मोहिनी जी और अभिषेक जी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। सारे चेकअप करने के बाद अभिषेक जी से कहते हैं, आपको अभी कुछ दिन
और रेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी, जिसकी वजह से आपको अभी लगातार रेस्ट करने की आवश्यकता है। ज़्यादा चला फिरा ना करें तो ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। कुछ दवाइयाँ मैं लिख देता हूँ, इनको आप सुबह शाम खाते रहना घर पर। वैशाली जब डॉक्टर की बात को सुनती है तो उसका फिर से मुंह बन जाता है। रसोई में अपनी सास से बड़बड़ाती हुई कहती है कि अब पूरा बिजनेस तो मेरे पति ही संभाल रहे हैं, दिन भर मेहनत करते रहते हैं। और पिताजी को क्या है, वह तो पूरा दिन घर में लेटे लेटे आराम करते रहते हैं। बहू अपना बड़बड़ाना बंद नहीं करती है तो मोहिनी जी रसोई से ही निकल आती हैं कि जब मैं रसोई में खड़ी ही नहीं रहूँगी तो तुम किससे बड़बड़ाओगी। दूसरे दिन सुबह अभिषेक जी फिर से अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और नाश्ते का इंतज़ार करने लगते हैं, लेकिन बहू गुस्से में पहले ही बड़बड़ा रही थी। अपने ससुर जी को नाश्ते के लिए इंतज़ार करते हुए देखते हैं तो आज वह अपने ससुर जी के सामने ही बड़बड़ाने लगती है। सुबह से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और भूख भूख चिल्लाने लगते हैं। नाक में दम कर रखा है इन्होंने तो। अभिषेक जी बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति थे। वह बहू से कुछ कहते उससे पहले मोहिनी जी आ जाती हैं और बात का बीच बचाव करते हुए अभिषेक जी के सामने नाश्ता हाजिर कर देती हैं। नाश्ता करने के बाद अभिषेक जी अपने कमरे में चले आते हैं। उसे दिन वह थोड़े से गुस्से में थे कि आज बहू की इतनी हिम्मत मेरे सामने बिना वजह ही इतना कुछ बड़बड़ा रही थी। तब मोहिनी जी कमरे में आती हैं। अभिषेक जी कहते हैं, क्या हुआ, क्या परेशानी है, बहू को इतना क्यों बड़बड़ा रही है, कोई दिक्कत है तो मुझे आकर के कहे, पर खाने पीने की चीज़ों को लेकर इतना बड़बड़ाना सही नहीं है। मैंने तो बहू से कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ नाश्ता ही मांगा था हमेशा की तरह। इसमें क्या गलत कर दिया मैंने जो बहू इतना चिल्ला रही थी। कुछ नहीं, आपने शायद कुछ और सुना होगा। बहू मुझसे रसोई में बातें कर रही थी। मोहिनी जी बहू की बातों को छुपाते हुए कहती हैं, देखो मोहिनी, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पीठ पीछे बहू कुछ कहती हो और तुम मुझे बताती नहीं हो। अगर ऐसा है, कुछ है तो मुझे बता देना, मैं आज ही कमल से बात करूँगा। नहीं, आपको कमल से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। यह बात आई गई हो जाती है। हमेशा की तरह मोहिनी जी और अभिषेक जी अपने कमरे में सोए हुए थे, लेकिन अभिषेक जी की किस्मत में तो कुछ और ही था। उन्हें तो पता ही नहीं था कि आज अगर मोहिनी जी सो जाएंगी तो सुबह उठ नहीं पाएंगी। आज भी संडे था। रोज़ की तरह पार्क में घूम करके योगा करने के बाद नहाकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि रसोई में ना तो उनकी बहू है और ना ही उनकी पत्नी। सबसे पहले तो वह मोहिनी जी को ही देखते हैं, क्योंकि संडे का नाश्ता मोहिनी जी ही बनाती थी। एक तो आवाज़ भी देते हैं। जब उनको मोहिनी जी दिखाई नहीं देती हैं तो कमरे में आकर देखते हैं। सोचते हैं मोहिनी तो कभी इतनी देर तक नहीं सोई है, फिर आज इतने समय तक क्यों सोई हुई हैं। पास जाकर के उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह क्या, वह तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि मोहिनी जी तो उन्हें छोड़ करके हमेशा के लिए जा चुकी हैं। अपने बेटे बहू को आवाज़ देते हैं। अभिषेक जी की आंखों में आंसू हैं। वह अपनी पत्नी को इस तरह से देख करके फूट फूट कर रो रहे हैं। मोहिनी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अरे जाने से पहले बता तो देती कि जाने वाली हो। ना तबीयत खराब, ना कोई बीमारी, ऐसे सोते सोते मुझे छोड़कर चली गई।
दो बात भी नहीं कर पाया मैं तुमसे। बड़ी मुश्किल से वह खुद को संभालते हैं। एक तो उनकी तबीयत खुद ही ठीक नहीं थी, ऊपर से मोहिनी जी चली गईं तो मोहिनी जी के गम में और भी ज़्यादा दुखी हो गए। अपनी तबीयत को ठीक करने का ख्याल ही भूल गए। दिन भर कमज़ोर होते जा रहे थे। दिन भर अपने कमरे में बैठे रहते, ना किसी से बात करते, ना किसी से मिलते जुलते। 2-3 महीने तक उनके इसी तरह से गुजरते रहे। उन्होंने अपना घूमना फिरना पूरी तरह से बंद कर दिया था। बहू वैशाली ने भी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। पूरे बिजनेस पर, पूरे घर पर कब्जा कर लिया। माँ के जाने के बाद बेटे के स्वभाव में भी बदलाव आता गया। वह भी अपनी पत्नी के हिसाब से ढलता चला गया। उसको तो कभी यह भी नहीं लगा कि अपने बिजनेस से थोड़ा सा समय निकाल कर अपने पिता जी को दे दे, उनके पास बैठ ले, उनका हालचाल ले ले। बेटा कमाई करता रहा, बहू पूरे घर पर कब्जा करती रही और बूढ़ा पिता एक कमरे में सिमट कर रह गया। अभिषेक जी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, इतना बड़ा बंगला बनवाया, कितना पैसा, कितना नाम, आज वह सिर्फ एक कमरे में सिमट कर रह गए। वह अपने कमरे में बैठे बैठे देखते रहते हैं कि बहू तो अब अपने ही कामों में मगन हो गई है। अपनी किटी पार्टी और शॉपिंग्स से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। रसोई में खाने के लिए भी उसने एक रसोइया रख लिया है और एक नौकर के हाथों ही कमरे में खाना पहुंचा देती थी। अपने कमरे में बैठे बैठे सोचते थे कि बहू बेटे इतने बदल जाएंगे, कभी नहीं सोचा था। एक दिन अभिषेक जी के फ़ोन पर उनके पुराने दोस्त का फ़ोन आता है। अपने दोस्त से बात करके अभिषेक जी को बहुत अच्छा लगता है। गिरीश जी बताते हैं कि वह इसी शहर में किसी काम से आए हैं, सोच रहे हैं कि तुमसे मिला जाए। शाम को अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो घंटे भर के लिए मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। अपने दोस्त की बातें सुनकर वह खुश हो जाते हैं। दोस्त के घर आने की खबर से ही अभिषेक जी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उन्हें संजीवनी बूटी दे दी हो। वह फटाफट से अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, नहाकर चमचमाते हुए कपड़े पहन लेते हैं। अपने घर से बाहर निकल करके अपने दोस्त के लिए चाय नाश्ते का भी इंतज़ाम कर लेते हैं, क्योंकि बहू अपनी किटी पार्टी में गई है। बहू नौकरों की छुट्टी कर दी थी तो चाय नाश्ता किससे बनवाते, इसीलिए बाहर से नाश्ता ले करके आ जाते हैं। शाम को जब दोस्त आता है तो दोनों लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख की बातें करते हैं। अभिषेक जी की ऐसी हालत देखकर गिरीश जी कहते हैं, अभिषेक तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तुम तो ऐसे नहीं थे, हमेशा से ही समय के पाबंद और एकदम से टिप टॉप रहने वाले थे। पूरे शहर में तुम्हारा इतना नाम है, तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है, फिर तुमने अपने आप को एक कमरे में कैद करके क्यों रख लिया है। अरे इस कमरे से बाहर निकलो, इस कमरे के बाहर भी दुनिया है। मुझे तो अपना वही पुराना वाला अभिषेक चाहिए, यह कमज़ोर और निराशा वाला नहीं। सारी बातें करने के बाद गिरीश जी चले जाते हैं। दोस्त के जाने के बाद अभिषेक जी सोचते हैं कि गिरीश सच ही तो कह रहा है, अब मैं खुद को बदल कर रहूँगा, पुराना वाला अभिषेक बन कर रहूँगा। दूसरे दिन सुबह सुबह अभिषेक जी 5 बजे उठकर अपनी छड़ी लेकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। उधर से आने के बाद थोड़ा सा ही योग करते हैं, नहाकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का इंतज़ार करने लगते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अपनी बहू को आवाज़ देते हैं, वैशाली मेरा नाश्ता तैयार हो गया हो
तो दे। अपने ससुर को पुराने वाले रूप में देखकर वैशाली सकपका जाती है और भागती हुई जाती है। बड़बड़ाते हुए चाय बनाती है। चाय के साथ थोड़े से बिस्कुट नमकीन डाइनिंग टेबल पर पटकती हुई चिल्लाने लगती है। सुबह से तुम भूख भूख क्यों करने लगते हो? तुम्हारे कमरे में नौकरों के हाथ नाश्ता पहुंचा देते हैं तो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठने की क्या ज़रूरत है? अपने कमरे में ही रहा करो। अपनी बहू के रूप को देखकर वह दंग रह जाते हैं, क्योंकि जब तक मोहिनी जी थी तो उन्होंने बहू की कभी कोई शिकायत नहीं की। मोहिनी जी के जाने के बाद वह एक कमरे में ही बने रहें। उन्हें बहू बेटे से कोई लेना देना ही नहीं था, तो बेटे बहू ने भी उनसे कोई मतलब नहीं रखा। आज जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठे तब उन्हें बहू के असली रूप का पता चला। दूसरे दिन छोटी दिवाली थी। अभिषेक जी अपने बेटे से 4,000 रुपये मांगते हैं। कमल पैसे देने से मना कर देता है। कहता है, आपको इतने सारे पैसों की क्या ज़रूरत है? क्या करेंगे? आपकी दवाइयाँ मैं समय से ले आता हूँ। पूरा दिन घर पर आप रहते हो। इतने पैसों की क्या ज़रूरत है? बेटा, तुम्हें तो पता है हर साल छोटी दिवाली पर मैं मंदिर जाकर गरीब लोगों को कपड़े दान करता हूँ, और यह मैं तब से करता आ रहा हूँ जब से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था। और तुम्हारी माँ भी नहीं है, उसको मरे हुए 1 साल होने को है, और तुम्हारी माँ के बिना यह पहली दिवाली है। उसकी आत्मा की शांति के लिए मुझे दान करने के लिए जाना है। लेकिन बेटा तो पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, और दान करके कौन सा तुम्हें स्वर्ग जाना है? यह दान वान कुछ नहीं होता है। अभिषेक जी को अपने बेटे की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह शाम को अपने बेटे से फिर से कहते हैं, बेटा पैसे नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। इतने दिनों से मेरा एटीएम कार्ड तुम्हारे पास है। मेरा एटीएम कार्ड मुझे वापस दे दो। मुझे जितने पैसे निकालने होंगे मैं निकाल लूँगा। एटीएम कार्ड की बात सुनते ही बहू बेटे दोनों ही परेशान हो जाते हैं। कहीं पिताजी के हाथ में एटीएम कार्ड पहुंच गया तो वह अपनी मनमर्जी से पैसे खर्च करेंगे और हमारे कामों में भी रोक टोक करेंगे। अपने पिताजी के बदले हुए रूप को देखकर बहू बेटा दोनों ही घबरा जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी फिर से बिजनेस में आ जाएं और हमारे हाथ से सत्ता पिताजी के हाथ में चली जाए। इसीलिए दोनों लोग प्लान करते हैं कि पिताजी को हम किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। बहू बेटे की यह बात अभिषेक जी सुन लेते हैं कि बहू बेटे उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। दूसरे दिन कमल जब अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है दुकान के गल्ले पर तो पिताजी बैठे हुए हैं। देखकर दंग रह जाता है। तुम इधर क्यों आए? जाकर के घर पर रहो, दुकान पर आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दुकान को पूरी तरह से संभाल लिया है। अब यह तुम्हारी तरह नहीं है। मैंने यहाँ 8 नौकर रख लिए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं, सब कुछ डिजिटल हो गया है। अब तुम्हें इधर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जाओ तुम घर पर बैठो। सबके सामने कमल अपने पिताजी का अपमान कर देता है। अभिषेक जी अपने गले वाली कुर्सी से उठ करके 2 घंटे के लिए कहीं चले जाते हैं। लेकिन 2 घंटे बाद जब वह वापस आते हैं तो उनके हाथ में कुछ कागज़ होते हैं। उन कागज़ों के साथ वह फिर से गले वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अपने बेटे को बुलाते हुए वह कागज़ उसके हाथ में देते हैं और कहते हैं, इन कागज़ों को तुम अच्छी तरह से पढ़ लो। बेटा, इसमें लिखा है कि तुम्हारा सारा बिजनेस मैंने खड़ा किया है। एक एक चीज़ मेरी मेहनत से कमाई गई है। इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। तुम इस पर इतना हक जता रहे हो
हाँ, एक बेटे होने के नाते तुम्हारा इस पर हक जरूर है, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक तुम इस पर अपना कोई हक नहीं जता सकते हो। अगर मेरा मन होगा तो मैं तुम्हें दूंगा, नहीं तो मैं दुकान किसी नौकर को उठा करके सारा बिजनेस उसके नाम करके चला जाऊंगा। तुम हाथ पर हाथ रखे मक्खियाँ मारते रहना। अगर यह सारा बिजनेस तुम्हें चाहिए तो जब तक मैं हूँ मेरे हिसाब से सारा बिजनेस और घर चलेगा, क्योंकि यह सब मैंने कमाया है, तुमने नहीं। सिर्फ तुम्हें विरासत के रूप में मिल रहा है। अगर तुम्हें यह सब मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो और उस घर को भी छोड़ सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब यह बात अभिषेक जी अपने बेटे कमल से कहते हैं तब उसके तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वह अपने पिता जी को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। तब पत्नी कहती है कि अब बोलने से कुछ नहीं होगा, पिताजी जैसा कह रहे हैं उन्हें करने दो, वरना दोनों चीज़ हाथ से निकल जाएंगी। अभिषेक जी को वही मान सम्मान फिर से मिलने लगा था और घर में भी उन्हें समय पर खाना पीना नाश्ता सब कुछ मिलता था। तो दोस्तों, अभिषेक जी ने अपने बेटे और बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।